मैं आप लोगों के साथ दो तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगा एज ए शिक्षक। इसमें जो पहली बात है, ये चलो ठीक है, कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते थे उस समय हमारी औसत उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच हुआ करती थी और हमारा कुल शब्दकोश 500 शब्द हुआ करता था। रोटी, गुड़, माँ, बाट की, ये शब्द हम जानते थे। आज एक बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है उसकी औसत उम्र 3.5 से 5 वर्ष है और वो जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो 5000 शब्दों के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है। एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। ये एक तथ्य हुआ। दूसरे तथ्य की बात और करता हूँ, फिर हम इसको समराइज करके बात करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो वो जितना जानता है उसका केवल 33% एट ए टाइम दे पाता है। इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि आप कक्षा 8 को पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 8 का पूरा सिलेबस आपको कंठस्थ याद है। आप इतना तक बता सकते हैं कि इस बुक की पुस्तक जो है उसकी पृष्ठ इतने पर चौथी लाइन ये लिखी हुई, यहाँ तक आप कंठस्थ याद हैं। लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तो उस सिलेबस में जितना है उसका केवल 33% ही एट ए टाइम दे पाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रिसर्च का रिज़ल्ट है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? दूसरा अर्थ ये हुआ कि कक्षा 8 का जो आपका सिलेबस है उससे आपकी जानकारी 3 गुना ज़्यादा हो तो आप बच्चों को कितना दे पाएंगे? 100%। पूर्व बात को भी दिमाग में रखें और इसको भी रखें। तीसरी बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है बढ़ता हुआ ज्ञान। समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है। हम लोग जब पढ़ने जाते थे स्कूल में तो हमें पढ़ाया गया था कि अणु अविभाज्य होता है और पढ़ते पढ़ते अणु टूट गया, परमाणु हो गया और फिर परमाणु भी टूटा। और अब जब हम पढ़ा रहे हैं तब कहते हैं कि परमाणु टूटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल गया और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बदल गए हैं, उनके भी टुकड़े हो गए हैं और अब हम क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं और उससे भी आगे बढ़कर गॉड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। इन 3 बातों को सामूहिक रूप से अब समझें। बच्चा हमसे अधिक जान रहा है, देने की क्षमता बहुत कम है और ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। इन 3 बातों को समराइज करते हैं तब हमारे पास एकमात्र विकल्प इसका ये बचता है कि प्रत्येक शिक्षक को लगातार स्वाध्यायी होना पड़ेगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा और डिटेल में इस बात को समझ लें कि पुराने ज़माने में ज्ञान की गति बहुत धीमी थी, इसलिए जो व्यक्ति जितनी बड़ी उम्र का होता था उसके पास उतना अधिक ज्ञान होता था और इसीलिए वो सम्मान का पात्र होता था। आज स्थिति ये है कि बालक अधिक जानता है। इस 21वीं सदी में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसमें से एक घटना ये भी है। पहले अनिवार्य रूप से पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से अनिवार्य रूप से कम जानता था। पिता और गुरु के पास एकाधिकार था ज्ञान देने और न देने का। लेकिन 21वीं सदी में जो विशेष घटना घटी है वो ये घटी है कि यहाँ शिष्य और पुत्र अपने पिता और गुरु से अधिक जान सकने की स्थिति में है।
आज एक कॉलेज लेक्चरर और एक स्टूडेंट में कितना फ़र्क है? 3 घंटे का। लेक्चरर 3 घंटे पहले पढ़ता है, बच्चा बाद में पढ़ता है, और अगर प्रतिभाशाली बच्चा हो तो वो अपने लेक्चरर से अधिक जान सकता है। ये जो 3 स्थितियाँ बनती है, तो पहली स्थिति में हमें बालक को सम्मान देना पड़ेगा। पहले हम समझते थे क्या कि शिक्षा के लिए विनम्र होना ज़रूरी है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब ये बात बदल गई है मित्रों। अब शिक्षक को विनम्र होना पड़ेगा कि आपका ज्ञान लेने के लिए बच्चे तैयार हैं। और ये पूरी दुनिया में घट रहा है, बुजुर्गों का सम्मान घट रहा है, और वो बड़े परेशान है कि सम्मान घट क्यों रहा है। घट केवल इसलिए रहा है कि दादा टीवी देख रहे हैं और पर्टिकुलर चैनल नहीं बदल पा रहे हैं। 5 बरस के बच्चों को कहते हैं अपने पोते को कि बेटा चैनल बदल, और वो आके कहता है दादा आपको आता ही नहीं है, इसको ऐसे पकड़ो, थोड़ा यूं रखा करो। अब वो पोता दादा को समझा रहा है, तो पोते के समझ में आ रहा है दादा कुछ नहीं जानता। जब आप बच्चे से सीख रहे हैं तो ये जो स्थिति बनी है, और ये स्थिति मनोवैज्ञानिकों ने शोध के बाद निकाली है कि एट ए टाइम कोई भी व्यक्ति 33% से अधिक नहीं दे सकता जितना जानता है। अभी मेरे को जिस विषय पे बोलना है उस विषय को मैं पढ़कर आया हूँ, और उससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस विषय में जो कुछ लिखा उसका 33% ही दे पाऊँगा। लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है उस कंटेंट से 5-7 गुना अधिक जानकारी है, तो मैं आपको बहुत अल्प समय में 100% दे दूँगा। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को नियमित रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। पहले शिक्षक चल जाता था कि ट्रेनिंग की और सेवानिवृत्ति तक, सेवानिवृत्ति तक। आप सब विद्वजन हैं, मेरे इस कम कहे को पूरा ठीक से समझ गए होंगे। इन 3 बातों पर आप फिर से चिंतन करिए, मनन करिए, और पूछना है तो मेरे मोबाइल पे इनबॉक्स में मेरे से प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। दूसरे टॉपिक के रूप में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहा हूँ। जैसे ये 3 बातें की, वैसी 3 बातें और आपसे करना चाहूँगा। पहली बात है, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ में कुछ प्रश्न दिए होते हैं, और मेरा अनुभव ये है, और आप लोग भी शायद सहमति जताएंगे, कि उन प्रश्नों को कोई नहीं पढ़ता है। उनमें लिखा हुआ होता है शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनको कोई पढ़ता नहीं है। तो पहला निवेदन मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से है कि प्रत्येक शिक्षक को इन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से इस ढंग से पढ़ लेना है कि आपको एमए की परीक्षा देनी है। इतनी गंभीरता से पढ़ना है इनको। क्या होगा इनको पढ़ने से? इनको पढ़ने से आपको विषय की जानकारी होगी, पाठ्य पुस्तक में शामिल प्रकरण क्यों किए गए हैं उनकी जानकारी होगी। इस पूरी कंटेंट के साथ बालक में किस तरह का व्यवहारगत परिवर्तन आ जाना चाहिए उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और आप ठीक वही टीचर नहीं रह जाएंगे। आपके टीचर होने के पूरे जीवन काल को 2 हिस्सों में आप स्पष्ट बटा हुआ महसूस करेंगे, इन प्रश्नों को पढ़ने से पूर्व और प्रश्नों को पढ़ने के बाद। आप में आमूल बदल जाएंगे। आप पूरा एक रासायनिक परिवर्तन होगा, और आप शिक्षक के रूप में आपका पुनर्जन्म होगा, जिसे अपने भारतीय संस्कृति में द्विज बोलते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ हम उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। ठीक शिक्षक का जन्म तब होगा जब इन प्रश्नों का ठीक से वो अध्ययन कर ले। इसके लिए मैं फिर जोर दे के कहना चाहूँगा मित्रों कि आप हर हाल में इन प्रश्नों को पढ़ें। ये इतने महत्वपूर्ण हैं
कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, बात करने का ढंग बदल जाएगा, टीचिंग का तरीका बदल जाएगा आपका। दूसरी बात, तथाकथित रूप से गृह कार्य पर न तो शिक्षक जोर देता है और न बच्चे करते हैं। वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थान जितने भी खुले हैं वो इस पे बहुत जोर देते हैं और बच्चों को जबरन करवाया जाता है, और बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं तो अभिभावकों को करके लाना होता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत है। और गृह कार्य में दिया क्या जाता है? पाठ्य पुस्तक के प्रकरण के पश्चात जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाता है। आप सब लोग ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं तो आप जानते हैं कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो इधर लिखते हैं ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग कौशल, और इधर लिखते हैं व्यवहारगत परिवर्तन। और इसमें हम लिखते हैं कि बालक इसको जान सकेगा, इसका प्रत्यास्मरण कर सकेगा, इसका अभिज्ञान कर सकेगा, इस कार्य को ऐसे कर सकेगा। तो अगर आपने समग्र सम्यक रूप से अपना शिक्षण कार्य किया है तो इस गृह कार्य की पूर्ति तो हो चुकी। अब आप गृह कार्य क्यों करवा रहे हैं? आपके पढ़ाने में कोई खामी रह गई हो, बच्चे के पढ़ने में कोई खामी रह गई, उसकी पूर्ति तो करना चाह रहे हैं, जबकि ये गृह कार्य है ही नहीं। उन अभ्यास प्रश्नों के नीचे भी कुछ दिया हुआ होता है, उनमें ये दिया हुआ होता है ये भी करिए, ये भी करवाइए, और हम उसकी उपयोगिता नहीं समझते। गृह कार्य है वो, वास्तविक गृह कार्य वो है। और गृह कार्य की मुझसे परिभाषा पूछो तो बालक के समय का, अवकाश के समय का रचनात्मक उपयोग करना गृह कार्य है। कक्षा शिक्षण को उसके घर तक पहुंचाना नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं गृह कार्य के रूप में? कक्षा शिक्षण को उसके घर तक ले जा रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, क्लियर होगी आपकी बात। मैंने किसी कक्षा में हिंदी कविता पढ़ाई और अभ्यास प्रश्नों के नीचे ये लिखा हुआ है कि बालक को कहा जाए कि इस तरह की 4 और कविताएं वो संकलित करें। शिक्षक क्या करेगा व्यवहार में? या तो कहेगा नहीं, और कहेगा तो हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, लेके आए कि नहीं लाए, इकट्ठी की कि नहीं की। दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं है। आपको बच्चों को कहना है कि इकट्ठी करनी है और फीडबैक लेना है कि नहीं की। नहीं करता तो कोई ज़रूरत नहीं है, करने के लिए उसने प्रयास किया या नहीं किया। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बालक ने उन कविताओं को इकट्ठी करने के लिए किन लोगों का चयन किया, उनसे क्या क्या वार्तालाप की, क्या क्या प्रयास किए। कविता मिलना और नहीं मिलना ये दिगर बात है। मूल शिक्षण ये है कि क्या बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से वार्तालाप करना सीख रहा है। ये सिखाना था गृह कार्य में। पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को हल करना गृह कार्य नहीं है मित्रों। ये बात अगर क्लियर हो जाती है आपके कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी बच्चों की। और एक आदर्श विद्यालय में तो गृह कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए भिन्न भिन्न होना चाहिए। एक जैसा गृह कार्य नहीं। गृह कार्य का अर्थ होता है बच्चे की रुचि, उसके सीखने का स्तर। बच्चे अलग अलग, और कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनको अलग अलग काम दिया जाना चाहिए। कुछ रचनात्मक लोग होते हैं, उनको रचनात्मक काम दिया जाए, सृजनात्मक काम दिया जाए, संवेदनात्मक काम दिया जाए। ये जो गृह कार्य है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि पत्ते इकट्ठे कर लाओ,
अब शिक्षक की समझ में नहीं आता है कि ये पत्ते क्यों इकट्ठे करवा रहे हैं, तो वो करूँ, लेकिन वो पत्ते इकट्ठे करते हुए जो चीज़ सीखता है उसे दुनिया का कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। जिन चीज़ों को शिक्षक किन्हीं कारणों से व्यर्थ समझता है, मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि उस संदर्भ में या तो मुझसे प्रश्न करें और या शिक्षा मनोविज्ञान को फिर से पढ़ें, क्योंकि जो भी चीज़ शिक्षक के लिए डाली गई है कि ऐसा करवाइए, उस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले थोड़ा चिंतन कर लें कि ये ऐसा क्यों है। पाठ्यपुस्तकों पढ़ना, गृह कार्य की समझ को ठीक से विकसित करना। और तीसरी बात, चालीस 45 मिनट का जो अपना कालांश होता है, उसमें 5-6 मिनट क्रिएटिव वर्क पे दिए जाए, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग हो सकता है वो। जैसे एक बच्चे को हमने कहा आप एक शब्द बोलो, आप एक शब्द बोलो, एक आप शब्द बोलो। क्लास में 20 बच्चे, 20 शब्द हमने यहाँ लिख दिए। अब हम उन बच्चों को कहते हैं कि सब लोग इन 20 शब्दों का उपयोग करते हुए एक सार्थक पैराग्राफ की रचना करेंगे। आपको तो नहीं मालूम है, आपको वो फीलिंग भी नहीं आएगी, लेकिन जब आप ये काम करवा चुके होंगे बच्चों से और उनका प्रेजेंटेशन करवाएंगे, और उस समय आप बच्चों को देखिए, उनकी आंखों में देखिए कि उन क्रिएशन का जो आनंद होता है वो उसकी आंखों में झलकता है। और उन्हीं 20 शब्दों से 20 बच्चे 20 प्रकार की रचनाएं बना के लाते हैं। उनकी पहली बार विश्व में से आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्या शब्दों का इतना विविधतापूर्ण प्रयोग भी होता है। ये अनुभव उन्हें ज्ञान के नए क्षितिज खोल देता है, द्वार खोल देता है, खिड़कियां खोल देता है उनके लिए, और उन्हें कोई एक अद्भुत अनुभव होता है, पारलौकिक। तो रचनात्मक कार्य के लिए हर विषय के हो सकते हैं। मैंने जैसे आपको हिंदी के लिए बताया, गणित के लिए भी। गणित के लिए बड़ा कुछ चीज़ें होती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक प्रयोग करके आपको मैं क्लियर करता हूँ। आप एक अंक बोलिए। 7। आप बोलिए। 9। आप बोलिए। 3। आप बोलिए। 6। ऐसे हम कितने ही लिख सकते हैं। बच्चों से इस तरह से हमने अंक लिखवाए। अंक लिखवाने के बाद मैंने ये लिखा। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, एक अंक बोलिए। 2। 5। 6। 1। आप बोलिए एक अंक। 6। 7। 3। 2। जोड़िए। क्या लगता है बच्चों को? मैजिक? क्या करेगा बालक? मुझे सिखाओ। आपको क्या करना है? आपको एक शर्त देनी है। मैं एक विद्यालय में गया, अक्टूबर के आसपास मेरा ट्रांसफ़र हुआ। कक्षा 8 के बालकों को पढ़े नहीं आ रहे। मैंने सारे प्रयास कर लिए, समझाने का, प्रताड़ना देने का, मारपीट करने का, रिजल्ट नहीं निकला। बच्चों के सामने मैंने ये किया। बच्चों ने कहा कि हमें सिखाओ। मैंने एक छोटी सी शर्त डाली कि जो 20 तक पहाड़े याद कर लाएगा उसको सिखा दूंगा।
और चौथे दिन उनमें से 6 बच्चे प्रार्थना सत्र से पहले जो ही मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की मेरे पास दौड़ के आया कि मागन सुन लो 20 तक का पहाड़ा, मन बताओ। ये बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने के ढंग हैं। और छोटे छोटे काम कोई बहुत बड़े काम नहीं है। मैं कक्षा दूसरी में बैठा हूँ और क्लास में जाके यूँ करता हूँ, यूँ कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ बच्चों को। पेन है तो आप करके देखिए, करके देखिए एक बार। नहीं हो रहा है, बच्चों से भी नहीं होगा। क्या करेंगे बच्चे? थोड़ी देर में मेरे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे हमें भी सिखाओ। और मैं कहता हूँ जो पै फै बै तक की लाइनें याद कर लाएगा उसको सिखा दूंगा। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, गौर से सुनिए। 2 एम हैं, ये टीचिंग का मूल सिद्धांत है। मिनिमम टीचिंग, मैक्सिमम लर्निंग। कम से कम पढ़ाइए। अगर मुझे इतना ही श्रम करना होता तो मैं टीचर काहे को बना? सबसे श्रेष्ठ शिक्षक की मुझसे पूछो परिभाषा तो ये है कि शिक्षक बैठा बैठा इस बात का चिंतन करें कि मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़े, श्रम नहीं करना पड़े और बच्चे सीख जाएं। इस सीख जाएं पे जोर है। मतलब सारी मेहनत इस बात पे कर ले कि मुझे कक्षा में मेहनत नहीं करनी पड़े। अब आप कल्पना करिए कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और सबको कह के इसमें सिखा रहा हूँ, तो कम से कम एक बच्चे को 40 बार तो मेरे को हाथ से लिखना पड़ेगा, 40 बार चेक करना पड़ेगा। इतना श्रम करने के लिए शिक्षक बनाऊँ क्या मैं? लेकिन अब वो बच्चा मुझसे ये सीखना चाहता है। अब वो सारे प्रयास कर रहा है इधर उधर से, और सारे प्रयास करने के बाद पै फै बै बै तक सीख कर आता है और आकर बड़ी जोश और हौसले के साथ कहता है मैं सीखे हो ले मन बताओ अब। क्योंकि पै फै बै सीखना उसकी पैराइटी में नहीं है। अभी उसके समझ में ही नहीं आएगा ये सीख कर मैं करूँगा क्या। ये सीख कर उसे पता है कि मैं अपने मित्रों को इम्प्रेस करूँगा, जादू दिखाऊँगा, और उसकी कोई कीमत चुकानी है। इतना बच्चा जानता है। टॉफ़ी खरीदनी है, 1 रुपया दूंगा तो टॉफ़ी मिलेगी। ये जादू सीखना है तो इतना काम करना पड़ेगा, और बच्चा कर लेता है। ये सब रचनात्मक काम है। एक और आपको होमवर्क के संदर्भ में बात बताता हूँ। मेरे स्कूल के पास तालाब है, सूख गया है। मैंने अपने बच्चों से कहा कि सब लोग अपने बुज़ुर्गों के पास जाएंगे और 15-20 सवाल मैंने उनको समझाए कि इस तालाब में अंतिम बार कब पानी भरा हुआ था। जब ये तालाब भरा हुआ रहता था तो यहाँ क्या क्या काम होते थे, पानी आना कब बंद हुआ, पानी आने पे कौन कौन सी समस्याएं हुई, अब जो काम वहाँ करते थे कहाँ करते हैं और उनके करने का अब क्या है। और जब वो बच्चे घर जाके बात करते हैं तो पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। कहते कौन टीचर आ गया। पहली बार बच्चा पूछ रहा है, अपने घर वालों से, अभिभावकों से वार्तालाप कर रहा है, और अब वो उनको जानकारियाँ दे रहे हैं। और वो जो समझ उनके विकसित हो रही है वो क्लास रूम में नहीं होनी है और कभी संभव नहीं है। और ये मैं बहुत छोटे छोटे प्रयोग करने हैं आपको, और उनसे बच्चे का पूरा क्लेवर चेंज हो जाता है, बातचीत का ढंग बदल जाता है। मैंने बच्चों से कहा कि भगवान कृष्ण के नाम लिख के लाएंगे, सबसे अधिक लिख के लाएगा उसको इनाम दूंगा। तो सारे बच्चों ने नाम लिखना प्रारंभ किया। आप लोग बताइए अंदाजन कितने नाम लिख लिए होंगे? अंदाज बताइए अपने। 20। बच्चे 800 नाम लिख लाए। सारे मिला के? हाँ,
एक बच्चा। सब बच्चों ने मिला के, सब बच्चे। हाँ, लेकिन 800 यूनिक थे, मतलब अलग अलग नाम थे। कॉमन नामों को हटा दिया मैंने। कॉमन नाम तो 2-2.5 हज़ार हो गए थे, लेकिन उन सबको हटाया। भाई गिरधारी आपके भी लिखा, आपके भी लिखा, तो एक का रख दिया, 2 के हटा दिए। उसके बाद 800 नाम लिखलाए। और आप आश्चर्य मत करिए, हमारे दादी कहते 1 लाख नाम राम का, कृष्ण का करोड़ नाम, हरि का 1000 नाम, दशरथ जी का 10 नाम। 1 करोड़ नाम है भगवान कृष्ण के। ये तो 800 ही हुए, लेकिन 800 का रिजल्ट क्या निकला? बच्चे उत्सुकता से अपने घर वालों को पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम बताओ। कोई कह रहा है बंसीधर के, वो तो आइडिया नहीं बताओ। और पूरा गांव उस काम में लग गया। और लोग कह रहे हैं कौन मार साहब आ गया। और यहाँ अंतिम बात कह देता हूँ मित्रों, कि अगर आप शिक्षक हैं तो आपको, प्रत्येक अभिभावक आपको जानना चाहिए, क्योंकि विद्यालय खुलने से बच्चों का प्रवेश नहीं होता। बच्चों का प्रवेश होता है शिक्षक को जानने से। और ये जो अनपढ़ ग्रामीण लोग हैं, उनको बेवकूफ़ समझना हमारी भूल है। उनका अवलोकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवलोकन होता है, वो पहचानते हैं। और जो ही आप ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हैं, वो आपको तोल लेते हैं। और फिर लगता है कि इस अध्यापक से हमारा बच्चा पढ़ सकता है। प्रवेश अध्यापक के व्यक्तित्व के साथ होता है, विद्यालय की बिल्डिंग के साथ नहीं होता है। इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ गांव में। गांव को लगना चाहिए कि इस गांव में अब ये कोई शिक्षक आ गया है। कर्मचारी नहीं है, अब शिक्षक आया है। बड़ा अंतर होता है। हम लोगों ने बड़ी यात्रा की है। गंभीर हो गया है विषय, तो इसलिए मैं थोड़ी बात आपको अलग तरह से कर रहा हूँ। हमने, हमारे पूर्वजों ने हमारी यात्रा यहाँ से चालू की थी। प्रारंभिक रूप से हम गुरु हुआ करते थे। फिर हमारा थोड़ा पतन हुआ और हम शिक्षक बन गए। फिर थोड़ा और पतन हुआ और अध्यापक बन गए। थोड़ा और पतन हुआ और हम कर्मचारी बन गए। और पतन हुआ और हम गुरु बन गए। गुरु शब्द का अर्थ देखिए आप क्या होता है। डिक्शनरी में आप देखेंगे बैसाख नंदन। और किसी शिक्षक को कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे कह रहे और गुरु, वो कह रहे मजे में है। शिक्षक को पता ही नहीं कि कह क्या दिया है। क्या अंतर है इनमें? बड़े अंतर है इसमें। मैं आपके घर पे काम करता हूँ, सफाई करते करते घड़ी गिर गई है, मुझे को तकलीफ होगी क्या? कर्मचारी को तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ आपको हो रही है क्योंकि घड़ी आपकी टूटी है। और शिक्षक को गुरु होने का अर्थ क्या है कि मेरे विद्यालय का परिणाम कैसा रहा, मेरे बच्चे किस स्थिति में है, वो समाज में कैसे जी रहे हैं, इन सब की जो चिंतना लेता है, चिंता और चिंतन करता है। कर्मचारी को कोई पीड़ा नहीं है। जो शिक्षक लगातार पीड़ा से गुजर रहा है। ये मैंने कुछ छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर की और आप लोगों ने मुझे जो ये अवसर दिया। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक की ज़रूरत है तो मैं अगले टॉपिक पे बात करूं, और अन्यथा इस वार्ता को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों ने इतने प्रेम और शांति से सुना, धन्यवाद।